जो कि हम पढ़ चुके हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये ऑपोजिट हैं, बट इधर दोनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, जो कि एक दूसरे से अलग हैं। अब हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर टू ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच fairly large number of seller sells differentiated products। अब इधर जो सेलर हैं वो क्या है, फेयरली लार्ज नंबर हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हैं, बट वो जो चीजें अपनी सेल कर रहे हैं, गुड्स एंड कमोडिटीज जो सेल कर रहे हैं, वो क्या है, डिफरेंशिएटेड हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो एक, अगर मैं रुक जाऊं रास्ते में पढ़ाता पढ़ाता, तो इसका मतलब ये है कि मैं एडमिट कर रहा हूं रिक्वेस्ट को, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर अभी ये रिक्वेस्ट आ रही हैं वेटिंग रूम में से। चलेंगे। अच्छा, अब है क्या इधर कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ये करेक्टरिस्टिक किसकी है, परफेक्ट कंपटीशन की। बट उधर जो कमोडिटी थी वो क्या थी, होमोजीनियस थी। इधर होमोजीनियस नहीं है, इधर क्या है, इधर हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं विच आर क्लोज सब्सिट्यूट्स फॉर एन अदर। जो ये डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं ये एक दूसरे का क्या है जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, आ रही है। ये फिर माइक ये म्यूट कोई करवाएं। नई जो ऐड हुए हैं वो माइक म्यूट करें। काइंडली माइक अपने अनम्यूट कर लें, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फजीला माइक म्यूट करो। विच आर क्लोज सब्सिट्यूट्स फॉर एन अदर। अब ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हैं ये एक जैसी नहीं है, सब की सब प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट के अंदर वो सब के सब एक जैसी नहीं है, बट वो एक दूसरे का क्या है, परफेक्टली या क्लोजली सब्सिट्यूट्स हैं। और प्रैक्टिकली जो मार्केट स्ट्रक्चर है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनकी प्रोडक्ट सेम नहीं है, बट फिर भी वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे का क्या है, सब्सिट्यूट्स हैं। जैसा कि हम सोप साबुन की एग्जांपल लेते हैं, मार्केट के अंदर जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हर साबुन रिलेटिवली एक दूसरे का क्लोज सब्सिट्यूट्स भी है। जिस तरह कैप्री है, सेफगार्ड है, लक्स है, ये तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक दूसरे का क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं, क्वालिटी वाइज भी, पैकिंग वाइज भी और साइज वाइज भी। ठीक हो गया जी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड कंपटीशन। अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसमें मोनोपोली का भी फैक्टर पाया जाता है और कंपटीशन का भी फैक्टर पाया जाता है। वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। इसके अंदर मोनोपोली का एलिमेंट्स क्या है। मोनोपोली का एलिमेंट्स इस तरह है कि जो लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, यानी कि एक ही ब्रांड को यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे घर में सपोज डेट लक्स यूज होता है, तो मैं मार्केट जाता हूँ और भी मेरे पास उधर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मैं शैम्पू पेंटीन इस्तेमाल करता हूँ, तो और भी होते हैं, पर मैं क्या हूँ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल हूँ, वो मैं वही खरीदता हूँ। दूसरी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी मैं दूसरी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहा होता। तो जो चीज़ें बनाने वाली हैं ये फैक्ट्रीज, इनको भी पता है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट कॉन्शियस है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं सब्सिट्यूट्स होने के बावजूद भी दूसरी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे, तो किसी हद तक उस फर्म की अपने कस्टमर के ऊपर क्या हो जाती है, मोनोपोली होती है। तो वो प्राइस को सेट कर सकता है, प्राइस को ज़्यादा भी कर सकता है, प्राइस को कम भी कर सकता है। यानी कि यहाँ उसके पास प्राइस टेकर नहीं बल्कि प्राइस मेकर वाली कुछ करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। सेकंड है एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। इसमें कंपटीशन किस लिहाज से पाया जाता है, क्योंकि
आपके पास जो फर्म्स हैं वो लार्ज हैं और आपकी प्रोडक्ट्स का क्लोज सब्सिट्यूट्स भी है, अगर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है। तो इस वजह से अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल हैं तो मोनोपोली का है। और जो ये फर्म है इसके अंदर प्राइस मेकर की भी थोड़ी करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इस वजह से इसमें मोनोपोली का नाम इस्तेमाल किया गया है। और साथ कंपटीशन लार्ज की वजह से ये यूज़ किया गया है। Monopolistic competition refers to the market organization in which firm can enter freely. इसके अंदर फर्म फ्रीली एंटर हो सकती है। जिस तरह मोनोपोली में एंट्री टोटली बैन थी, वो मैंने बताया कि किस वजह से बैन थी। रॉ मटेरियल्स के ऊपर आपकी मोनोपोली हो सकती है, पेटेंट राइट्स हो सकते हैं, वो डिफरेंस हैं। बट इधर ऐसा कोई सीन नहीं है, इधर आप फ्रीली एंटर हो सकते हैं। ईच प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन ब्रांड, और हर फर्म्स अपना ऑन ब्रांड प्रोड्यूस कर सकती है और फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के वर्जन में। तो अब हमने इसको पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये आपको समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्यूचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। हमने लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो उधर भी पढ़ा था। उधर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होने की वजह से फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या थी, प्राइस टेकर थी, प्राइस मेकर नहीं थी। इधर क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, आपको पता है कि अगर मैं प्राइस को थोड़ा चेंज भी कर देता हूं तो मेरा कस्टमर स्लिप नहीं होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी हद तक प्राइस मेकर की भी पावर पाई जाती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं फर्म्स के अंदर, वो जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, तमाम फर्मों की प्रोडक्ट्स सेम नहीं होती। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये मैं बता चुका हूं आपको। सेलिंग कॉस्ट, इसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से जो डिफरेंट कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट है। इधर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेटिंग एडवर्टीजमेंट भी होती है। आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हो कि मेरी जो प्रोडक्ट्स है इसमें ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। एंड कम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट, और दूसरों को मार्केट से निकालने के लिए भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। इसमें एक नई चीज है, एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किस मार्केट स्ट्रक्चर में की जाती है, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। नेचर ऑफ डिमांड कर्व, जो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है। ठीक हो गया। मोर इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर आप जिस तरह के परफेक्ट कंपटीशन का लार्ज सेलर और बायर होने की वजह से क्या था, उसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी थी, ठीक है। अब इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं बट थोड़ी सी मोनोपोली पावर भी पाई जाती है, तो इस वजह से इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, फ्लैटर होगा, इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, जो किस चीज को शो कर रही है कि चीज के सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा दस्तयाब हैं। इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट ग्रुप, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थी, उन फर्म्स का जो ग्रुप बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। बट इधर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ फर्म है, बट जो फर्म है उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड है, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रोडक्ट्स ग्रुप बोलेंगे। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें अगर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, उनका जो सम है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोडक्ट ग्रुप बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्मों का मजमुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ग्रुप, या नन ऑफ दीज, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट्स ग्रुप हो जाएगा। अजम्पशंस हैं इसकी, वही लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, there is a relative entry and exit firm in the market, product of different firm are close substitutes but they are differentiated each other। गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अच्छा, अब इसका जो गोल है
ये ना ही शॉर्ट रन में कभी लॉस में जाती है ना ही लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के अंदर इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में ये तमाम फर्में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा मोनोपोली के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम लॉस में चले जाएं या नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएं। वो मैंने पॉसिबिलिटीज आपको कल बताई थी, उसकी रीजंस क्या हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने देखा कि हम लॉस में भी जा सकते हैं, शटडाउन पॉइंट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बट इधर क्या है, फर्म का जो पर्पस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर दो सिचुएशन है, नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, वो आगे मैं जब डायग्राम्स आपको समझाऊंगा तो उसमें हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। द फैक्टर ऑफ प्राइसेस आर गिवन, वही सप्लाई क्या है, फुल एंड इलास्टिक है। फर्म बिहेव इट इफ इट इज नो इट्स डिमांड एंड कॉस्ट कर्व, इसे कहते हैं हीरोइक अजम्पशन, यानी कि फर्म्स को, हर फर्म को अपने कस्टमर्स का पता है, यानी कि अपनी डिमांड्स का पता है और अपनी कॉस्ट का भी पता है। तो अपनी डिमांड को और अपने कॉस्ट को, अपने रेवेन्यू को और कॉस्ट को देखते हुए अपने वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व फॉर ऑल प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल द फर्म्स। अब जो जो फर्म्स हैं प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें प्रोडक्ट्स ग्रुप के अंदर, तमाम की जो कॉस्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले कि शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म एंटरिंग इन द इंडस्ट्री। इसमें हम तीन मॉडल्स पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि मैं डायग्राम्स तो आपको नहीं समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। इसमें तीन मॉडल्स होंगे। पहला मॉडल है इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म एंट्री। सेकंड मॉडल है इसका इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन। थर्ड है प्राइस कंपटीशन एंड फ्री एंट्री। ये तीनों मॉडल्स को हम पढ़ेंगे, यानी कि पहले मॉडल के अंदर फर्म एंटर होंगी, सेकंड मॉडल के अंदर प्राइस कंपटीशन है, थर्ड के अंदर प्राइस कंपटीशन भी है और फ्री एंट्री भी है। एक मिनट में लिंक सेंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखें कि जिस तरह के मैंने बताया आपको कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी। इन द लॉन्ग रन सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल प्रॉफिट ही, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगी। लेट, ये पहला मॉडल है, मॉडल इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म एंटरिंग। ये आपका डिमांड कर्व है फर्म्स का, हर फर्म का डिमांड कर्व ये डी डैश है, और पहली प्राइस है ये पीएम, और ये एवरेज कॉस्ट है जी। ठीक हो गया, ये एवरेज कॉस्ट हो गई, और ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मैं प्राइस चार्ज कर रहा हूं। ये सारी फर्म शॉर्ट रन के अंदर क्या कर रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। जब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगी तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दूसरी फर्म में अट्रैक्ट होंगी इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर, या वही फर्म अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी जब दूसरी फर्म में अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं फर्म न्यू एंटर। जब फर्म्स क्या हो गई, न्यू एंटर हो गई, मार्केट के अंदर नई फर्में आ गई, जो पहले से मौजूद फर्में हैं उनका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, फर्ज करें पहले 3 फर्में थी, 100 प्रोडक्ट्स, 100 चीजों की डिमांड थी, ठीक है।
अब चौथी फर्म भी आ गई। अब डिमांड तो वही है, पहले जब 100 प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, हर किसी के हिस्से में कितना आ रहा था, 33 आ रहा था। अब डिमांड वही है 100 की 100, अब कितना हो गया, 25 शेयर हो गया हर फर्म का। तो जिसकी वजह से हर फर्म का डिमांड कर्व ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अब प्राइस ये पी है और कॉस्ट भी क्या है, यही है। इन द लॉन्ग रन सब की सब फर्में क्या कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही हैं। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फर्स्ट मॉडल हो गया, जब इंडस्ट्री या प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर नई फर्में एंटर हो जाएं। सेकंड क्या है, इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन। अब नई फर्में एंटर नहीं हो रही, बल्कि क्या है, प्राइस कंपटीशन हो गया। पहले सपोज इस पॉइंट के ऊपर हैं हम और ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जो ये बिग डी कैपिटल डी के अंदर डिमांड कर्व है, ये मार्केट का है। स्मॉल डी फर्म को शो कर रहा है, मैं इधर इक्विलिब्रियम के ऊपर हूं। कॉस्ट इधर क्या पड़ रही है, ये कॉस्ट है। अभी ये क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब हर फर्म्स ये कोशिश कर रही है कि मैं अपनी प्राइस को कम करूं और डिमांड में इजाफा होगा, मैं दूसरों की मार्केट भी कैप्चर कर लूं। जब इसने प्राइस कम की तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी डिमांड में इतना इजाफा होगा, बट इसकी वजह से जो दूसरी प्रोडक्ट्स ग्रुप के अंदर फर्में हैं उन्होंने भी प्राइस कम की, इसकी डिमांड में सिर्फ इतना इजाफा हुआ। तो असल मकसद मेरा प्राइस ये डायग्राम समझाना नहीं है, इधर ये समझाना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन हासिल करते हो। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी और नॉर्मल भी। इन द लॉन्ग रन सिर्फ और सिर्फ ये किस पे आ जाएंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। ये थर्ड डायग्राम है, इसमें न्यू एंट्री भी होगी और प्राइस वार भी स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो ये मार्केट के डिमांड कर्व हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। तो इसका सिर्फ आपने ये 3 मॉडल्स को ज़हन-नशीं कर लेना है कि अब वो पूछ सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब फर्म्स एबनॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव होती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइस वार स्टार्ट हो सकती है, न्यू फर्म की एंट्री हो सकती है और दोनों न्यू प्राइस वार भी स्टार्ट हो सकती है और न्यू फर्म की एंट्री सर सेकंड वाला मॉडल ये सेकंड ये मॉडल बता है, दें वो प्राइस ये कंपटीशन। सेकंड है ये जी सर। फर्स्ट है, तो अब ये सेकंड है जी सर और ये थर्ड मॉडल है। ठीक हो गया। ये उन दोनों, सेकंड फिर दिखा दें, स्क्रीन पे मेरे शो हुआ था पहले, आपने समझाया है तो हाँ जी, अब ये नजर वो आ रहा है दूसरा वीक है। मॉडल, ये दूसरा मॉडल है, नहीं नजर आ रहा आपको? सर और ऐसे तो चलें ठीक है, अगर नहीं आया तो ये मैं स्लाइड बाद में शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये थर्ड मॉडल है, ये डायग्राम जी बड़ी सर। कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें दोनों हैं, प्राइस वार भी हो रही है साथ साथ और नई फर्में एंटर हो रही हैं। इन द लॉन्ग रन होगा क्या, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि इन द लॉन्ग रन आप सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आएंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी किधर हासिल होती है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। वो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी हासिल होती है, वो हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इधर, जिसे हम ऑप्टिमम पॉइंट्स कहते हैं। इधर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट वो बेस्ट यूटिलाइज हो रहे होते हैं और जो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस है वो भी आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जितना ये सप्लाई दी गई है, ये डिमांड है, ये आपका ये सारा एरिया क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस है। ये नीचे वाला क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। अगर मैं प्राइस यहाँ एडजस्ट कर दूं तो ये सारा डेड वेट लॉस के अंदर चला जाता है, या
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में चली जाती हैं चीज़ें। तो बताने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में होती है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, वो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हमारी मिलती जुलती है इस मोनोपोलिस से परफेक्ट कंपटीशन से। पर वो कहता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये आपस में इक्वल नहीं है। ये नजर आप आ रही होंगी आपको डायग्राम, ये आपके पास है, किसकी डायग्राम है, ये डायग्राम है परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक हो गया, आप इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिधर प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है, आप ऑप्टिमम पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक हो गया, इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो ये प्राइसेस है ये सप्लाई और डिमांड से है। इधर आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरी साइड पर ये जो डायग्राम है ये हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ठीक है, ये आपको AR नजर आ रहा होगा, ये MR, ये MC ने इसको इंटरसेक्ट किया, प्राइसेस इधर डिटरमिनेट हो गई। ठीक हो गया, अब मिनिमम पॉइंट किधर है इसी का, ये मिनिमम पॉइंट है, ये वाला मिनिमम पॉइंट है जी। ठीक हो गया, अब हम प्रोड्यूस किधर कर रहे हैं, इधर, यानी कि हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी अभी पड़ी है। तो इसका जो मेन मकसद है डायग्राम के कंपैरिजन करने का, एक ये है कि इधर कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, यानी कि एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। और यहाँ पर जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले पोर्शन पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ जो कैपेसिटी है वो रिजर्व के अंदर पड़ी होती है, हम सही रिसोर्सेज का यूज इधर नहीं कर रहे होते। परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जो प्राइस होती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ये, और ये हमारी क्या है, प्राइस है। तो प्राइस ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। इधर ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये प्राइस है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इधर आपस में क्या है, बराबर है हमारी। ठीक हो गया, अच्छा अब ये अगर हम इसको इसी डायग्राम के अंदर परफेक्ट कंपटीशन को देखें, ये MC कर्व क्या होता है, मैंने क्या बताया था, MC कर्व क्या होता है, ये सप्लाई का कर्व होता है और ये डिमांड का है। तो जिधर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मेरी प्राइस होनी थी इधर अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, और ये मेरी क्या होनी थी, क्वांटिटी होनी थी। ये जो आपको शेडेड एरिया थोड़ा थोड़ा ये नजर आ रहा है, ये सारा लॉस हुआ है किसको, कंज्यूमर सरप्लस को, प्रोड्यूसर सरप्लस को, किसकी वजह से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से। तो इसकी समरी ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, वो रिजर्व कैपेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो एंड हो गया है। अब हम ऑलिगोपोली की तरफ चलते हैं। ऑलिगोपोली क्या है, ए मार्केट स्ट्रक्चर in which few sellers are selling products which are good substitutes for another, which have high cross elasticity। अब ऑलिगोपोली क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्यू फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, और जो वो चीज पर सेल कर रही हैं वो होमोजीनियस भी हो सकती हैं, नॉन होमोजीनियस भी हो सकती हैं, वो जो भी हों पर वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स होंगी, गुड सब्स्टिट्यूट्स। इसने इस वजह से इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का वर्ड यूज नहीं किया, इधर किस चीज का वर्ड यूज किया हुआ है, गुड का। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लिखा होता तो ये होमोजीनियस होनी थी। अब ये होमोजीनियस नहीं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। फॉर एन अदर विच हैव हाई क्रॉस इलास्टिसिटी, जब ये गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। अब ये जो फ्यू वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। अब हमारी जो इंटर या BA लेवल्स की किताबें हैं उसके अंदर लिखा होता है कि फ्यू का मतलब है 7, 8, 9। 7, 8, 9 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्यू का मतलब ये है कि अगर 100 फर्में भी हैं, उनके अंदर से कोई फर्म उठे और वो मार्केट की प्राइस को या मार्केट के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर दे, उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दे, क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो हमारे पास फ्यू फर्म ही कंसीडर होंगी।
ठीक है। फ्यू का मतलब क्या है कि अगर फर्म्स जो कि इंडस्ट्री में शामिल हैं, किसी फर्म के अंदर इतनी पावर है, किसी भी फर्म के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, वो 50 हैं, 60 हैं, 2 हैं, किसी एक फर्म के अंदर भी अगर इतनी पावर है या सब फर्मों के अंदर इतनी पावर्स हैं कि वो मार्केट के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दें, प्राइस को चेंज कर दें, क्वांटिटी को चेंज कर दें, तो वो ओलिगोपोली ही कहलाएगी। नॉर्मली हम जो कॉन्सेप्ट्स लेते हैं वो 2 या 3, 9, हम कहते हैं 7 फर्में हैं, 9 है, 10 हैं, यानी कि फ्यू के मतलब में हम नंबर देते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे फ्यू की इंटरप्रिटेशन मांगी जाए तो आपने वो नंबर्स नहीं देना, आपने ये इंटरप्रिटेशन देनी है। फ्यू का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट के अंदर फर्मों के अंदर ये पावर पाई जाए कि वो क्वांटिटी को या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो वो ओलिगोपोली होती है। टाइप ऑफ ओलिगोपोली, 2 तरह की ओलिगोपोलीज होंगी। प्योर ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं। ठीक हो गया। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं है, बट वो क्या है, हेट्रोजीनियस हैं और एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं। फैक्टर काजिंग ओलिगोपोली, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओलिगोपोली को इफेक्ट करते हैं? ह्यूज कैपिटल, अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल है, ठीक हो गया, किसी और फर्म के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इतना कैपिटल इंस्टॉल कर सके, तो आपकी क्या रहेगी, ओलिगोपोली ही रहेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ओलिगोपोली एग्जिस्ट कर सकती है। पेटेंट राइट्स हो सकते हैं, जो ये मोनोपोली वाली तकरीबन वही चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी कुछ फर्मों का कंट्रोल होता है, ये मोनोपोली के बिल्कुल नियर होती है और रियल लाइफ के अंदर ये एग्जिस्ट भी करती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ओपेक है। आप देखते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स कंट्रीज हैं, ये किस तरह प्राइस को और क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल्स, ठीक हो गया, किसी खास मटेरियल के ऊपर भी आपका कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, अब फर्दर ओलिगोपोली को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होती है नॉन क्लूजन ओलिगोपोली या नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, एक है क्लूसिव ओलिगोपोली। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लूसिव नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली को डिस्कस करेंगे। इसमें क्योंकि फर्में एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स बना रही हैं या क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इनकी जो प्राइस है और क्वांटिटी है वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंस करती है। क्लूजन का मतलब होता है इत्तेहाद, नॉन क्लूजन का मतलब हुआ इनका इत्तेहाद नहीं है। तो जब इत्तेहाद नहीं है, हर फर्म ने अपना इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना है, तो फिर क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, फिर इनका आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम ये अब आज के जो